सी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हमने देखा माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो कंट्रोलर का बेसिक लेआउट। ओके, बेसिक लेआउट आपको शो कर रहा था डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर कौन कौन से ऑन चिप पेरिफेरल प्रेजेंट रहते हैं, ये सारी बातें हम बेसिक लेआउट स्टडी में कैरी आउट करते हैं। चलो अभी आगे चलते हैं। एक्चुअल माइक्रो कंट्रोलर 8051 के फीचर्स होते कैसे हैं। ओके, तो माइक्रो कंट्रोलर के हमें क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं और वो फीचर्स आप आपके एप्लीकेशन डिजाइनिंग में उसे कैसे यूज कर पाओगे, ये सारी बातें मैं आपको यहाँ डिटेल में दे रहा हूँ। चलो एक एक करके मैं फीचर्स को आपको बताते जाता हूँ और एक्सप्लेन भी करते जाता हूँ। मैं पहले स्लाइड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्लाइड के ऊपर लेकर जा रहा हूँ। ओके, आई होप नाउ यू कैन एबल टू सी द स्लाइड्स इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, आपके सामने अभी मेरी स्लाइड्स होंगी। 8051 का फीचर सेट उसमें बताया है, दिख रहा है सभी को? हाँ। नाउ सी, first feature is telling here the Intel 8051 is a hardware architecture single chip microcontroller which has developed by Intel in 1980s for the use in embedded system. Okay, now see, up till now you heard about the architectures, which different architectures are present with the microcontroller. Okay, आपने हार्डवर्ड और 1 आर्किटेक्चर देखा और उसमें आपने रिस्क और 6 टाइप का इंस्ट्रक्शन सेट भी आपने उसके देखा है। तो देखिए, जब माइक्रो कंट्रोलर कोई भी आपके सामने प्रेजेंट होगा तो माइक्रो कंट्रोलर में कोई ना कोई टाइप का हार्डवर्ड या 1 टाइप का आर्किटेक्चर वहां पर रहेगा। सेकंड बात, उसमें रिस्क या 6 टाइप का इंस्ट्रक्शन सेट उसमें 100% प्रेजेंट रहेगा। तो ये 8051 है, तो ये 8051 में भी आपको हार्डवर्ड टाइप का आर्किटेक्चर प्रेजेंट रहेगा। Okay, this IC is manufactured by Intel Corporation in 1980s. Okay, generally it was adopted for the design of the dedicated application. So that's why dedicated applications में embedded systems आता है या embedded systems में dedicated applications आते हैं, right? So remember, this is a single chip microcontroller, so that's why one single chip or over the semiconductor chip you can find this is a microcontroller. Okay, shortly you can say it is a micro C. Okay, तो micro और C इसका कॉम्बिनेशन वहां पर रहेगा, तो जनरली आप उसे म्यू C कह के भी बुला सकते हो। It was uses HMOS टेक्नोलॉजी। ओके, तो हाइब्रिड मॉस टेक्नोलॉजी इसमें यूटिलाइज की गई है। तो इस हाइब्रिड मॉस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम इस आईसी को अंडरस्टैंड करते हैं। तो जनरली कैसा है, एच मॉस है, पी मॉस है या सी मॉस टाइप के आईसी आपको मॉसफेट मिल जाता है। तो जनरली इस आईसी में जो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी यूज की गई है वह ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी एस मॉस टेक्नोलॉजी से बनाई गई है, राइट? This is the 8-bit microcontroller. It has near about 40 pin. Okay, it is available in DIP and QIP. Also, remember this point or this feature I already told you in the beginning of the microcontroller. See, remember whenever you talk about the 8051, remember 8051 is a 8-bit microcontroller. इसमें 8-bit microcontroller ही क्यों कहा गया है, ध्यान में लीजिए। अगर मैं उसे 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर अगर कहता हूं तो इसमें 8-बिट का डाटा बस है, इसमें 8-बिट का आपको अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, इसमें 8-बिट का आपके सारे रजिस्टर हैं और ये माइक्रो कंट्रोलर 8-बिट के ऑपरेशन कैरी आउट कर सकता है। इस वजह से आप इसे 8-बिट का माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। बात समझ में आई मेरी? यह आईसी 40 पिन का आईसी है। यह आईसी ड्यूअल इन लाइन पैकेज में आपको अवेलेबल होता है। तो मैंने ऑलरेडी आपको डीआईपी और क्यूआईपी के पिक्चर भी बताए हैं, आप इसे डीआईपी या क्यूआईपी पैकेज में फाइंड आउट कर सकते हो।
तो डीआईपी पैकेज वाला आईसी जो रहता है वह 40 पिन का आईसी रहता है, और क्यूएपी पिन का आईसी रहेगा, क्यूएपी पैकेज का आईसी अगर रहेगा तो वह क्यूएपी पैकेज का आईसी आपको 44 पिन का अवेलेबल रहेगा। गॉट माय पॉइंट? Now next feature is it required plus 5 volt power supply with respect to ground. Remember, this is a logical processor. This logical or Boolean processor requires plus 5 volt with respect to ground. Remember, in such processor or in such controller, logic level family is adopted. So that's why logic 1 and logic 0 generations point of view here, plus 5 volt supply is connected with respect to ground. Remember, getting my point? Okay. Similarly, the operating frequency of this microcontroller is 12 megahertz. आप अगर इस माइक्रोकंट्रोलर को यूज करना चाह रहे हो तो इस माइक्रोकंट्रोलर में आपको 12 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल ऑसिलेटर एक्सटर्नली कनेक्ट करना पड़ेगा। उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रहेगी अप्रोक्सीमेट 12 मेगाहर्ट्ज। अप्रोक्सीमेट इसलिए कहा, ऐसा है कि कोई मैन्युफैक्चरर, कोई डिजाइनर जनरल उसे 4 मेगाहर्ट्ज से 16 मेगाहर्ट्ज तक उसे कनेक्ट कर सकता है, इसलिए क्योंकि वहां पर वेरिएशन या फ्रीक्वेंसी डेविएशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन के द्वारा आपको जितना क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट करना है आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। डिफरेंस क्या रहेगा? अगर आप 12 मेगाहर्ट्ज का कनेक्ट करते हो तो आपको अप्रोक्सीमेट स्पीड उतना मिलेगा, अगर आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का अगर कनेक्ट करते हो तो उतना आपको स्पीड और बूस्टअप करके मिलेगा। अगर आप लो फ्रीक्वेंसी का क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको स्लोअर स्पीड का ऑपरेशन मिलेगा। गेट माय पॉइंट? ओके। Similarly, remember why the operating frequency is necessary. Remember, the operating frequency is necessary because here whenever we talk about the operating frequency, because here over that we can able to perform the operation. अगर आप कोई माइक्रो कंट्रोलर को बोलते हो भाई ये फास्ट स्पीड का माइक्रो कंट्रोलर है, तो फास्ट स्पीड का माइक्रो कंट्रोलर कहने के लिए वहां पर वो कितने फास्ट वो ऑपरेशन कैरी आउट कर पाता है, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है। गॉट माय पॉइंट? ओके। तो इस वजह से हम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट फीचर इज it provides many functions like CPU, RAM, ROM, IO, interrupt logic and timer. Okay, remember these are the various functions as I told you in the basic layout. Okay, central processing unit. Generally the central processing unit is the heart of your microcontroller. It is very similar to your processor. Okay, so that's why here this CPU can perform a arithmetic and logical operation, as well as here few set of registers are present for holding of data or to carry out the operations. Second point is RAM and ROM. Memory is always inbuilt present. Okay, memory आपको मैंने कहा कि भाई माइक्रोकंट्रोलर में इंटरनली प्रेजेंट रहता है, तो जनरली रैम और रोम आपको यहाँ अवेलेबल रहेगा। अगर आप बेसिक 8051 की अगर बात करोगे तो 8051 में नियर अबाउट 128 बाइट का रैम और 4 KB का रोम प्रेजेंट रहता है। ये था 1970 या 1980s की बात। रिमेंबर, मैंने वैल्यूज जो दी है वह रैम और रोम की, रैम 128 बाइट का और रोम 4 KB का, ये 1970s की वैल्यू थी। लेकिन आज अगर आप 8051 मार्केट से लोगे तो आपको 64 KB का रैम और 64 KB का रोम मिल जाएगा इनबिल्ट। रिमेंबर, देयर इज अ एडवांस, देयर इज अ वास्ट एनहांसमेंट दैट कैरिड आउट in these 50 years. Okay, so that's why there is a change. Okay, similarly IO, if you talk about the input or output devices, you can able to connect many input or output devices with your microcontroller. Remember, so here you can connect a switch or you can connect any matrix keypad. Okay, you can able to connect a LED, LCD 7 segment, or you can connect any relay. Okay, so the device you can able to connect
with your microcontroller, they are able to pass the input to the microcontroller or take the output from the microcontroller. So that's why IO devices are important. Okay, हम इसके सेपरेट स्टडी के लिए और जाएंगे IO devices का इंटरफेसिंग कैसा रहता है और आप उसे कैसे कैरी आउट कर पाते हो इंटरफेसिंग, उसकी प्रोग्रामिंग आप कैसे लिख पाते हो, ये सारी बातें मैं कंसंट्रेट करूंगा वन बाय वन. गॉट इट? Then interrupt and timer. These are the various peripheral devices are present with the microcontroller semiconductor chip, right? तो मैं अभी इसको यहाँ डिस्कस तो नहीं करता हूँ क्योंकि ये पॉइंट और वास्ट है. हम इसे आराम से एक एक करके मैं इंटरप्ट और टाइमर के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, राइट? So remember all these functions are available in a single package. वहां पर single package हो, यहाँ एक लाइन में नीचे आ गया है, right? So that's why ये इस तरह ऊपर रहना चाहिए. आप साइड बाय साइड इसको लिखते भी रहो ना. I will not going to provide you separate notes. Okay, remember these are my notes as well as these are your study point. Okay, so that's why here you keep it in mind. Okay, whatever the slides I am showing you that are very highly important. Okay, you have to note down each and every point from the slide. Okay, और इतने मेरे स्लाइड जितने फास्ट भी नहीं रहती कि आप लिख ना पाओ. ओके, उसे इजीली आप लिख पाओगे और आप उसे कंसंट्रेट भी कर पाओगे, राइट? तो रिमेम्बर मेरा वीडियो हमेशा स्लो ही रहता है और आप उसे वहां पर इजीली लिख पाओगे. ओके, next feature I am going to tell you here, it has 8-bit ALU, arithmetic logic unit. It will perform a arithmetic and logical operation, right? It has 8-bit accumulator. 8-bit accumulator means it is a register present in the microcontroller. Okay, it is a default register of microcontroller. Okay, similarly it has register. Okay, internal register are present. Okay, these are also 8-bit register, hence it is a 8-bit microcontroller. Okay, that I already told you why it is a 8-bit microcontroller. Got it? Now remember, if you talk about the stack pointer and a flag register, here a length of stack pointer and the flag register is 8-bit. ओके, इसमें जो स्टैक पॉइंटर आप उसे शॉर्टली कहते हो एसपी रजिस्टर, तो ये एसपी रजिस्टर की जो लेंथ है वह 8-बिट की है. तो रिमेम्बर यह लेंथ आप अगर माइक्रो प्रोसेसर से अगर कंपेयर करोगे तो 8085 या 8086 में यह स्टैक पॉइंटर की लेंथ होती है 16 बिट की. ओके, यहाँ 8051 में उसे 8-बिट की यहाँ पर प्रोवाइड की है. Remember, stack are always lying over the internal RAM. Okay, stack pointer आपका RAM के ऊपर lie करता है. क्योंकि इसका डिफॉल्ट एड्रेस होता है 07H. मैं आगे इसके बारे में और डिटेल में जानकारी दूंगा. ओके, अभी फिलहाल मैं इसे इतना ही शॉर्टली उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू. सिमिलरली द सेकंड वन बात यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, फ्लैग रजिस्टर. रिमेम्बर, फ्लैग रजिस्टर यानी आपने 8085 में अंडरस्टैंड किया था प्रोग्राम स्टेटस वर्ड या फ्लैग रजिस्टर. रिमेम्बर, तो फ्लैग रजिस्टर को यहाँ PSW भी कहा जाता है या आप उसे फ्लैग रजिस्टर भी कह सकते हो. ओके, 8051 में आपको नियर अबाउट यहाँ 8-बिट का फ्लैग रजिस्टर प्रेजेंट रहेगा. फ्लैग रजिस्टर में आपको इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल फ्लैग्स रहेंगे. यह फ्लैग आपके अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के ऑपरेशन के ऊपर, स्टेटस के ऊपर वह रिफ्लेक्ट होते हैं. कैसे रिफ्लेक्ट होंगे, कैसे नहीं होंगे, ये सारी डिटेल जानकारी आपको देता हूँ एक एक करके. वेट फॉर दैट, आई विल शो यू the flag register structure. Okay, later on this, okay, we will go for that study. Next point is 8-bit data bus. Remember, in 8051 microcontroller, you find 8-bit data bus. The purpose of this data bus is to transfer the data from one place to another place. Okay, so that's why it can access 8-bit of data in one operation. Okay, so here remember this data bus is a bidirectional data bus. So that's why you can move data from
the outside world to the microcontroller or microcontroller to the outside world, or you can do the data transfer between inside of the microcontroller also. So that's why here this is a internal 8-bit data bus. Got my point? Next point that I would like to tell you here, it is 16-bit address bus. Remember, in terms of 8051, you can find 16-bit address bus is present. The purpose of the address bus is to address the external or internal. Okay, so that's why whatever the internal or external things which are available with the microcontroller semiconductor chip or the external peripheral, so for addressing point of view, address bus is needed. Remember here, the length of the address bus is 16. So because of the address bus, you can able to address a 64 KB memory. 64 KB memory means 65536 location. Okay. Remember the purpose of the address, the second purpose of the address bus is to the address the memory location. Because of that, you can able to fetch the instruction or you can able to read the data or write the data into the memory. मेरा बात ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रही है? अगर आपको फास्ट लगे तो वीडियो का स्पीड थोड़ा स्लो कर लेना. रिमेंबर एड्रेस बस के दो पर्पज है. फर्स्ट है आप एक्सटर्नल या इंटरनल पेरिफेरल को एड्रेस कर सकते हो. यह एड्रेस बस मेमोरी मैप और आईओ मैप एड्रेसिंग में आपको जनरली अक्सर यूज होती है. बात क्या बताई मैंने? मेमोरी मैप आईओ और आईओ मैप आईओ. रिमेंबर, आप उसमें उसे यूज कर सकते हो. तो इसलिए मैंने कहा उसके दो पर्पज है. पहला एड्रेसिंग फॉर एक्सटर्नल और इंटरनल सेक्शंस और पेरिफेरल्स. सेकंड, addressing for the internal or external memory. Okay, so that's why here it is written RAM and ROM. Okay, so RAM और ROM यहाँ पर लिखा है इस फीचर्स में. Right? Got it my point? Okay. 2 मिनट. मैं बीच में थोड़ा इंटरप्शन आ गया था, फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ. ओके, तो फिर से शेयर करता हूँ मेरे स्लाइड्स. ओके, हाँ, सी, हेलो. हाँ, नाउ हमने डिस्कस किया मेमोरीज के बारे में. तो आप मेमोरी इंटरफेस कर सकते हो. अगर 8051 की मेमोरी अगर देखोगे तो इंटरनल रैम रहेगी 128 बाइट की और रोम रहेगी नियर अबाउट 4 KB. राइट? तो लास्ट फीचर जो है इस स्लाइड का, ऑन चिप रैम इज 128 बाइट. आप उसे कहोगे डाटा मेमोरी. राइट? ओके. और नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ शो किया है मैंने, ऑन चिप रोम हैज नियर अबाउट 4 KB मेमोरी. ओके, तो 4 KB यानी 4096 बाइट का मेमोरी रहेगा रोम का. ओके, हम उसे कहते हैं डाटा प्रोग्राम मेमोरी. हम उसे यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोग्राम मेमोरी. राइट? तो अभी और दो फीचर्स मैंने उसमें और एक्स्ट्रा लिखे हैं, देखो. राइट? तो फर्स्ट फीचर इज इन दिस स्लाइड इज 4 register bank. Okay, so whenever you find RAM, okay, then you find RAM is divided into 3 sections. Okay, RAM has total 3 sections. First is 4 register bank. Okay, so these 4 register banks means we say there are total 32 working registers, right? So these are the 8-bit 32 registers available for you. You can able to store data in this register. These registers help you to hold your data. You can program this register. You can use this register in a program, in a instruction. You can able to transfer data from one place to another place, right? Second section is which is available in the RAM is a bit addressable area.
Okay, so we say this bit addressable area as a Boolean area. Okay, with the help of this area, you can able to do bit related programming. Okay, so there are total 128 user defined software flags. Okay, remember how many flags? Okay, there are total 128 user defined software flags. Okay, the length of that bit addressable area is 16 byte. Okay, so that's why 16 into 8. Okay, that much bit are available for you, and the remaining area of that RAM is called as special function register area. Okay, so this special function register area carries a special function register. Shortly, you can say SFR. Okay, why these SFR are available, what are the different types of SFR are there. Okay, I give you a list of that. Okay, one by one we will discuss it. Okay, so at this moment I am not going to cover that point. Okay, just for features point of view, remember RAM carries total 3 sections. First is working register area, second is bit addressable area, and third is special function register area. Okay, got it? Now next point is ROM. ROM is also called as program memory. What is the purpose of ROM? ROM purpose is to hold your program. Okay, whenever you write any one of the program, whenever you have to write any application, okay, so you will write the program, and that program carries a set of instructions. That set of instructions are stored in this memory. Okay, so the length of remember the internal memory length is 4 KB, but this is expandable. But as per the 1980s concept of Intel Corporation, okay, तब वहां पर 4 KB का ही मेमोरी प्रेजेंट था इंटेल 8051 में. लेकिन अगर आज 50 साल हो गए हैं, तो आज जो लेटेस्ट मार्केट में आपको कंट्रोलर अवेलेबल मिलेगा, वह कंट्रोलर में मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको 4 KB की रोम ही मिल रहा है, उसमें डबल ही रोम है, फ्लैश टाइप की मेमोरी भी अवेलेबल है, राइट? तो वो 4 KB की आपको ऑप्शनल अवेलेबल है, आप अगर परचेस करना चाहते हैं 4 KB के लिए. लेकिन आज अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं मुझे पूरा का पूरा मैक्सिमम से मैक्सिमम मेमोरी चाहिए, तो आपके लिए तो 2020 में 64 KB की मेमोरी अवेलेबल है भाई. ओके, सो रिमेंबर आई एम टेलिंग यू हियर द 1980s features as well as 2020 features also. Okay, you should be familiar with the latest trends and technology also. Okay, so this is about the ROM. Okay, this is about the RAM ROM features. Okay, now we proceed for other features. See, there are total 4 byte bidirectional I/O ports. Remember, you heard about the data bus. Okay, you heard about the data bus. What is the purpose of the data bus? The purpose of the data bus is to transfer the data to and fro from the microprocessor. Okay, but now in terms of microcontroller, instead of data bus, here ports are present. In the ports you will find the data bus. In terms of ports you will find the data bus. Okay, तो कोई तो भी एक आधे पोर्ट में आपको ये डाटा बस अवेलेबल हो जाएगी, आप उसके द्वारा वो डाटा का ट्रांसफर एक्सटर्नल पेरिफेरल के साथ कर सकते हो. बट नाउ द कॉन्सेप्ट इज स्लाइटली चेंज. आप यहाँ पर क्या कहोगे? पोर्ट्स. ओके, तो ये पोर्ट्स आपको कितने अवेलेबल है? नियर अबाउट आपको यहाँ पर टोटल 4 पोर्ट्स अवेलेबल है 8 बिट के. उनके नाम भी फिक्स है. नाम उनके इस तरह रहेंगे: पोर्ट 0, शॉर्टली आप उसे कहोगे P0, पोर्ट 1 यानी P1, पोर्ट 2 P2 और पोर्ट 3 P3. ओके, तो ये बाय डायरेक्शनल इंडिविजुअल पोर्ट्स अवेलेबल हैं. रिमेंबर मैंने क्या कहा? बाय डायरेक्शनल यानी आप उनके द्वारा बाय डायरेक्शनली डाटा का ट्रांसफर कर सकते हो, और इंडिपेंडेंट यानी आप उनको इंडिपेंडेंटली भी यूज कर सकते हो, और बिट वाइज भी आप उनको हैंडल भी कर सकते हो. बिट वाइज बोले तो क्या?
आप उनको बिट के फॉर्म में, यानी मैं अगर चाहता हूँ कि भाई एक आधी लाइन ही मुझे यूज करना है मल्टीपल 8 लाइन यूज करने की जगह, तो एक ही लाइन आप यूज करोगे और उसके द्वारा बिट का ट्रांसफर करोगे इन द फॉर्म ऑफ 1 और 0, ओनली 1 और 0, वो लाइन के द्वारा आप डाटा का ट्रांसफर कर सकते हो। वो लाइन आप आपके प्रोग्रामिंग में बिट एड्रेसेबल इंस्ट्रक्शंस के द्वारा यूज भी कर सकते हो। बट माय पॉइंट, ओके। अगर किसी को लगा नहीं भाई मैं एक सिंगल बिट की जगह 4 बिट का यूज करना चाहता हूं, तो उसे कहा जाता है यहाँ पर निबल। ओके, 4 बिट का अगर ग्रुप करते हो तो आप उसे कहोगे निबल। ओके, तो आप निबल वाइज भी डाटा का ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगा नहीं भाई मुझे 8 बिट का डाटा ट्रांसफर करना है या 8 बिट का डाटा रिसीव करना है एट ए टाइम, नो प्रॉब्लम, दिस ऑप्शन इज ओपन टू यू। ओके, सो आप 8 बिट का डाटा कभी भी डाटा का ट्रांसफर कर सकते हो या डाटा का रिसेप्शन कर सकते हो। ओके, तो रिमेंबर बाय डायरेक्शनल आईओ पोर्ट आपके लिए अवेलेबल है। कितने पोर्ट अवेलेबल है? 4। ओके, हर पोर्ट की कितनी लेंथ है? 8 बिट की, यानी टोटल आपके पास, अगर मैं इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट लाइंस के बारे में कहूँ तो आपके पास 32 आईओ लाइंस अवेलेबल है, राइट? Got my point? This is about the port line of 8051. Now you can perform high speed multiple mode serial data transfer. Remember 8051 या माइक्रोकंट्रोलर की खासियत है, जनरली आजकल के जमाने में पैरेलल कम्युनिकेशन रेयर हो गया और सीरियल कम्युनिकेशन फास्ट हो जाएगा, यानी आप ज्यादा यूज करने लग जाओगे। ओके, तो जनरली आपको ये फीचर्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 8051 हैज high speed multiple mode serial data transfer availability. Okay, you can transfer data in serial fashion. Okay, तो यहाँ कहा गया है इस फीचर में हाई स्पीड। हाई स्पीड का मतलब है भाई आपको जिस तरह का स्पीड चाहिए वो स्पीड आप यहाँ पर सेलेक्टेबल स्पीड में ले सकते हो। तो इस स्पीड बोले तो स्पीड किस टर्म में मेजर किया जाता है? Okay, speed is measured in terms of bits. Okay, how many bits are get transferred per second? Okay, तो यहाँ जनरली आप आज के दुनिया में कहते हो भाई मेरे पास 1 Mbps का है या 1 Gbps का है या 1 Tbps का स्पीड है। रिमेम्बर 1970s में ये GB MB नहीं था। ओके, तो यहाँ पर था बिट्स पर सेकंड। ओके, तो हाई स्पीड आप यहाँ पर ले सकते हो, तो वो स्पीड किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा? रिमेम्बर मैंने पहले ही कहा क्लॉक यहाँ पर प्रेजेंट है, क्लॉक ऑसिलेटर यहाँ पर क्लॉक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहा है और वो क्लॉक फ्रीक्वेंसी नियर अबाउट आपका क्रिस्टल प्रोवाइड करेगा नियर अबाउट उसको 11.0592 या आप 12 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल कनेक्ट कर सकते हो। तो क्रिस्टल के फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये सीरियल कम्युनिकेशन का स्पीड इन टर्म्स ऑफ बिट्स आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेशंस कैसा होगा, उसे कैसा यूज करना, ये सारी बातें बताऊंगा धीरे धीरे। बट रिमेंबर एट दिस मोमेंट वी विल गेट अ हाई स्पीड ओके सीरियल डाटा कम्युनिकेशन एज वेल एज वन पॉइंट यहाँ पर आपको ऐड किया गया है मल्टीपल मोड का। मल्टीपल मोड बोले तो क्या, हम यहाँ पर यह जो कंट्रोलर है 2 मोड में ऑपरेट कर सकते हैं, सिर्फ प्रोसेसर और पेरिफेरल के लिए या प्रोसेसर दूसरे प्रोसेसर के साथ। 2 मोड आ गए, यानी प्रोसेसर इंटरनल या एक्सटर्नल पेरिफेरल के साथ, ये पहला मोड हो गया। और दूसरा मोड आपको यहाँ पर रहेगा मल्टी प्रोसेसर कम्युनिकेशन। गॉट इट? तो इस तरह आप उसे यहाँ यूज कर सकते हो। ओके, तो इस तरह का ऑपरेशन स्ट्रेटजी आपको अवेलेबल मिलेगा। तो ये स्ट्रेटजी आप यहाँ पर यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन के तरह यूज कर सकते हो, राइट? यानी अगर मैं कम्युनिकेशन 2 डिवाइसेस में कर रहा हूँ तो ध्यान में रखना, अगर 2 डिवाइसेस में कम्युनिकेशन अगर करते हैं हम, तो पहला डिवाइस की फ्रीक्वेंसी अलग रह सकती है, दूसरे डिवाइसेस की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अलग रह सकती है। तो अगर दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो और उनमें अगर मुझे कम्युनिकेशन कैरी आउट करना होगा, तो ऐसे सिचुएशन में उस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। ओके, क्योंकि असिंक्रोनस क्यों? क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, उनके ऑन बोर्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रहेगी। अगर उनकी ऑन बोर्ड फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो उसे कहा जाता है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन।
अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो हम उसे कहेंगे असिंक्रोनस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, गॉट माय पॉइंट। ओके, तो याद रखो, तो जनरली कभी भी आप यहाँ अगर माइक्रो कंट्रोलर वर्ल्ड में एंट्री करोगे, एम्बेडेड सिस्टम में, आईओटी में अगर जाते हो, तो जनरली अक्सर आपको यूएआरटी का कम्युनिकेशन ही आपको वहां पर दिखता है। गॉट दिस फीचर। नेक्स्ट फीचर को बात करता हूँ। रिमेंबर इन आवर 8051 you will find the timers and counters. Okay, so I already given you idea about the timers and counter. Here just I am giving you idea about the length of that timer and counter, right? So here you will find two separate 16-bit timers and counter. Okay, remember two multiple mode 16-bit timers and counter, right? तो यहाँ दो अलग अलग तरह के आपको टाइमर और काउंटर अवेलेबल रहेंगे, आप उनको इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली यूज कर पाओगे। कैसे करोगे, कैसा उसको मोड का सिलेक्शन करोगे, सारी बातें इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन करूंगा। वेट फॉर दैट। ओके, अगले लेक्चर्स में आपको आएगा ये सारी बातें। सिमिलरली आपको इंटरप्ट्स के बारे में भी बताया था। इंटरप्ट्स यहाँ पर आपको अवेलेबल रहेंगे। तो रिमेंबर आई सेड हियर इंटरप्ट इज नथिंग बट एन रिक्वेस्ट। सो हियर two level interrupt priority is available. Okay, so that's why here INT0 and INT1 name interrupts are available in terms of microcontroller. So that's why we will say here two level of interrupt priority are available. Okay, so keep it in mind. Okay, about the interrupt. Similarly here, one of the most important feature that we will use here in a day, in nowadays also, it is called as power saving mode. Remember, power saving means we will save the power, okay, while running of your, okay, जब आप अगर कभी भी आपका कैलकुलेटर से आप ज्यादा फैमिलियर हो, रिमेम्बर कैलकुलेटर है या आपका डिजिटल रिस्ट वॉच है या आप जनरली अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अगर यूज कर रहे हो, तो रिमेम्बर पावर सेविंग मोड कहाँ आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते, पहले ये बात बताता हूँ। रिमेम्बर अगर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, उसे थोड़ी देर के लिए उसमें ऑपरेशन करना, ऑपरेशन लेना बंद कर दो, उसको एज इट इज चालू करके छोड़ दो, थोड़े समय के बाद वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ओके, ऑफ होगा क्यों? क्योंकि उसमें ये फीचर्स इनबिल्ट है, वह फीचर्स के द्वारा वहां पर सेल की जो पावर है वो सेव हो जाती है, राइट? तो यानी वो ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर डिवाइस को ऑफ कर देता है। या आजकल आप मोबाइल यूज कर रहे हो, तो मोबाइल में देखो आप, आपका स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है 15 सेकंड के बाद, 30 सेकंड के बाद। तो ये भी एक फीचर है पावर सेविंग का, राइट? तो ये पावर सेविंग किससे मिल जाती है आपको? ये पावर सेविंग के लिए कौन हेल्प कर रहा है? Remember, this is a register. Okay, such type of register is available with internals of 8051 microcontroller. This register we need to program. इस प्रोग्रामिंग के द्वारा आप वो रजिस्टर की प्रोग्रामिंग के द्वारा आप उसे ए मोड का एनेबलिंग और डिसेबलिंग कर सकते हैं और आप उसका पावर सेविंग कैरी आउट कर सकोगे। So remember, this is one of the feature available. Okay, so here two different registers are available related to this power saving mode is P mod or PCON register. Okay, so I will tell you the idea about that register and internal structure. Okay, we will go for that study in further lectures. Okay, next one feature is here. This IC has some special function register. Okay, I said in RAM there are some special function register area. Okay, so these special function register are reside in the RAM area. Okay, so the third area आपको कहा RAM में कि भाई वो third area special function register के लिए रिजर्व रहता है। तो वो रजिस्टर आपको यहाँ पर रीड करने के लिए आपको अवेलेबल है, उसके नाम है PCON, PMOD, ओके, PCON, IE, IP, A, B, ओके, A, B, SP, SCON, SBOF, ये सारे जो रजिस्टर है, ये सारे रजिस्टर आपके रैम में 128 बाइट के रैम में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो हर रजिस्टर की जो लेंथ है वो 8 बिट की है। ओके, इनमें से कुछ रजिस्टर बिट एड्रेसेबल है और कुछ बाइट एड्रेसेबल है। ओके,
तो ये बीट और बाइट एड्रेसेबिलिटी कैसे रहेगी, क्या रहेगी, ये इसके इंटरनल के स्ट्रक्चर क्या रहेंगे, ये कौन से एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, सारी बातें बताऊंगा धीरे धीरे। ओके, सिमिलरली I already told you here, this is a Boolean processor. Okay, so this is one of the biggest feature of the microcontroller is here. Okay, here this is a Boolean processor. Okay, you can able to carry out a logical operation. Individual bit related logical operation are also possible, as well as you can do individual bit related programming with the help of this controller. Remember, ये features microprocessor में नहीं available रहता। ओके, तो ये जो फीचर है ये अक्सर कंट्रोलर में ही अवेलेबल रहता है, क्योंकि आपको कंट्रोलर में बिट रिलेटेड प्रोग्रामिंग की ज्यादा वहां पर रिक्वायरमेंट रहती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको एखादा एलईडी को ऑन ऑफ करना है, या एखादा स्विच का डाटा रिसीव करना है, ओके, या एखादे रिले को एनर्जाइज डी एनर्जाइज करना है, या एखादे सेंसर का डाटा आपको रिसीव करना है, तो ये सारे हो गए बिट रिलेटेड ऑपरेशन। ओके, तो ये बिट रिलेटेड ऑपरेशन वहां पर प्रेडिक्ट करना या उसके द्वारा डाटा रिसीव करना, ये सारी बातें आप वहां पर इस बुलियन प्रोसेसर ऑपरेशंस के द्वारा कैरी आउट कर सकते हैं। व्हाट माय पॉइंट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज हियर दिस प्रोसेसर कैन परफॉर्म अ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑपरेशन। ओके, सो रिमेंबर माइक्रोकंट्रोलर में आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की फैसिलिटी अवेलेबल है, जो आपको 8051 8085 में अवेलेबल नहीं था। ओके, तो 8085 में आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑपरेशन प्रोग्रामिंग के द्वारा कैरी आउट करना पड़ता है। ओके, आपको स्पेशली उसमें 4 लाइन का प्रोग्राम लूप के द्वारा लिखना पड़ेगा, और वो लूप के द्वारा लिखा हुआ प्रोग्राम आपको वहां हेल्प करेगा टू डू द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बिटवीन द 2 numbers. But remember one thing, okay, now I said here the feature is hardware multiply and divide. Okay, why I said hardware multiply and divide? Because here the hardware is available related to the multiply and divide operation. Okay, means what is the meaning of this? Remember, आपकी इस माइक्रोकंट्रोलर में मल्टीप्लाई नाम का या डिवाइड नाम का हार्डवेयर अवेलेबल रहेगा। वो हार्डवेयर आपका डाटा एक्सेप्ट करेगा 2 रजिस्टर के द्वारा। ओके, और वह 2 रजिस्टर डेडिकेटेड रजिस्टर रहेंगे, और वो डेडिकेटेड रजिस्टर के द्वारा ही ये मल्टीप्लाई डिवाइड ऑपरेशन होगा, और उन्हीं के द्वारा ही आपको रिजल्ट का ऑपरेशन भी वहां पर मिलेगा। याद रखो ये मेरी चीज। ओके, तो रिमेम्बर, इसीलिए फीचर को इसलिए लिखा है मैंने हार्डवेयर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, now how much amount of the time will be required to carry out this multiply and divide operation? Remember, here the time is also fixed, because as it is a हार्डवेयर होने की वजह से यहाँ पर उसका टाइम पीरियड भी फिक्स किया गया है, तो वो टाइम पीरियड रहेगा इसको 4 माइक्रोसेकंड का। ओके, तो विद इन 4 माइक्रोसेकंड इट विल डू द मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑपरेशन। ओके, so remember all this feature. This is about the features of the microcontroller. Okay, if you have any doubt about this controller feature, okay, you can ask me very freely on my WhatsApp, or you can ask me very freely over my email. Okay, so friends, देखो ध्यान में रखो, फीचर्स ऑफ माइक्रोकंट्रोलर कभी भी भूलना नहीं, क्योंकि ये फीचर्स ऑफ माइक्रोकंट्रोलर whenever you attend any kind of interview, that time the interviewer will always ask about the features. Okay, the interviewer कभी भी अगर आपको एम्बेडेड है या IoT है, या आपको कभी भी कोई भी एटोमाइजेशंस में अगर लेकर जाता है, तो एटोमाइजेशंस में आपको इसकी 101% आपको जरूरत पड़ती है। तो याद रखो ये सारे फीचर्स। ओके, नाउ आई एम स्टॉपिंग दिस लेक्चर। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम आर्किटेक्चर स्टडी ऑफ माइक्रोकंट्रोलर। ओके, बाय फॉर नाउ। ओके, वीडियोस देखते रहो।